नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज 12 जनवरी से अनुष्ठान कर रहे प्रधानमंत्री से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। एक दिन पहले अयोध्या में भ्रमण कराने के बाद भगवान राम की प्रतिमा को मंत्रोच्चार और हवन के साथ गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। ईरान की तरफ से हुए हवाई हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान की सीमा के भीतर मिसाइलें दागकर नई जंग की शुरुआत कर दी। और शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के समन्स के बावजूद पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे। राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुए अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई। एक रोज पहले ही 200 किलो की मूर्ति को कार्यशाला से ट्रक के जरिए मंदिर परिसर में लाया गया था और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया। मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूजा पाठ की 2 तस्वीरें जारी की गई। पहली तस्वीर में गर्भगृह के सामने वाले मंडप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य पुजारी गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मीकांत दीक्षित अगल बगल बैठे दिखाई दिए। लक्ष्मीकांत दीक्षित के बाईं तरफ मुख्य यजमान अनिल मिश्रा बैठे नजर आए। इसके अलावा मंडप के अंदर सैकड़ों की संख्या में पुरोहित बैठे दिखे। दूसरी तस्वीर में लकड़ी की छोटी छोटी चौकियों के जरिए वेदी बनी हुई दिखी, जिस पर अक्षत, सफेद शंख और फल रखे हुए दिखाई दिए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह में मूर्ति स्थापना के लिए दोपहर 12:30 से पूजा शुरू हुई और करीब 4 घंटे बाद संपन्न हो गई। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम अपने नए नवेले मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भगवा कपड़ों की मदद से मंदिर का शिखर तैयार किया गया। मंदिर का शिखर बन जाने के बाद उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहले लकड़ी का ढांचा बनाया गया। इसके बाद लकड़ी के उस ढांचे पर भगवा कपड़े लगा दिए गए, जिससे मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैकल्पिक तौर पर यह अस्थायी शिखर बनाया गया। राम मंदिर में कपड़े का यह शिखर उसी जगह बनाया गया जहां निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर का 161 फीट ऊंचा मुख्य शिखर होगा। राम मंदिर में बने कपड़े के मुख्य शिखर के अलावा दूसरी दीवारों और खंभों को भी फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजा दिया गया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया। अयोध्या की सड़कों और इमारतों पर भव्य सजावट की गई और राम मंदिर परिसर को दिव्य रूप देने के लिए तो दिन रात तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रमिक सजावट करते दिखे। कोई गेंदे के फूलों की मालाएं बनाता नजर आया तो कोई फूलों की मालाओं को जोड़कर सुंदर कलाकृतियां तैयार करता दिखाई दिया। अयोध्या के राम कथा पार्क में गेंदे के फूलों से ही सियाराम लिख दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए फूलों से अयोध्या के राम कथा पार्क में सुंदर कलाकृति बनाई गई। अयोध्या को महकाने और सजाने के लिए गेंदे, गुलाब, चमेली, चंपा, गुलबहार और कमल के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फूलों से अयोध्या को सजाने में जुटे कलाकारों के मुताबिक पूरी अयोध्या में जगह जगह भगवान राम, उनके तीर धनुष, भगवान हनुमान और स्वास्तिक की आकृति बनाई जाएगी। इसके लिए 30,000 किलो गेंदे के फूल और करीब 50,000 किलो विदेशी फूल मंगवाए गए हैं और राम के धाम के कोने कोने को फूलों से सजाया जाने लगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी पुरोहितों के बताए हुए नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी से 11 दिन के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किए थे और इस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पीने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री अनुष्ठान के 11 दिनों में जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सो रहे हैं और पुरोहितों के बताए नियमों का पूरे विधि विधान से पालन कर रहे हैं। अनुष्ठान शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाई दिए। कभी वो नासिक के कालाराम मंदिर में साफ सफाई करते दिखे तो कभी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। एक रोज पहले प्रधानमंत्री केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ किया और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यजमान के रूप में शामिल होंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक
डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक एल्बम भी जारी की। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर तैयार किए गए स्मारक डाक टिकट के बारे में जानकारी लेते दिखे, क्योंकि इन डाक टिकटों को बेहद खास तरीके से पंचतत्व की मदद से तैयार किया गया। इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, पूरे पंचतत्व। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामायण का महत्व बताया। रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों के अलावा प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की 48 पेज की एल्बम जारी की। इस एल्बम में 20 देशों के टिकटों को शामिल किया गया। उधर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी दफ्तर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए यह फैसला लिया। केंद्र सरकार के मुताबिक 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर 2:30 बजे खुलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या के राम मंदिर समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ एचडी देवेगौड़ा को ही निमंत्रण पत्र भेजा गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को भी साथ लाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें सपरिवार आने का न्योता दिया। पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अयोध्या में 22 जनवरी को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। खबर है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अयोध्या में मुफ्त में चाय बांटने के लिए स्टॉल लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान रखने की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों से भी इसी तरह के अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की। Not just one leader, but all leaders and citizens of Bharat should do Anusthana. इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में सरयू के घाट पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। सुहागन महिलाओं ने यह अनुष्ठान मंदिर बनने की मनोकामना पूरी होने पर किया। उन्होंने सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा की और सरयू के घाट पर रौनक लग गई। सजी धजी महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में पूजा की और भजन गाए। सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा इसलिए की गई क्योंकि इन महिलाओं की मंदिर बनने की मनोकामना पूरी हुई, या यूं कहें कि इनकी कई पीढ़ियों की इच्छा पूरी हुई। और इसी खुशी में इन महिलाओं ने दीप, आम की पट्टी, सिंदूर, हल्दी, लाई चना और गुड़ के साथ सिंदूर लगाकर पूजा की और राम के आने की खुशी में गीत गाए। घोड़े भी सज गए, हाथी भी सज गए मोटर कार। अयोध्या में महिलाओं ने यह अनुष्ठान सरयू के राम की पैड़ी घाट पर किया। इसके लिए पूरे घाट को सजा दिया गया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज रही अयोध्या में लेजर शो का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रौनक है। देश के अलग अलग कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और इन्हीं लोगों के लिए राम की कहानी बताने के लिए एक लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी लाइटों के जरिए पेश किए गए इस लेजर शो ने न केवल रामायण के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया, बल्कि अयोध्या को एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रदर्शित किया गया। लेजर शो देखने पहुंचे लोग भी राम के रंग में रंग गए। ये लेजर शो अयोध्या के सूर्य कुंड पर हुआ और इसमें अयोध्या के विकास में सूर्य के योगदान और राम राज्य की कहानी भी बताई गई। मैं अयोध्या इस हर्ष से भूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। इस लेजर शो में पानी के फव्वारे और धुएं का भी इस्तेमाल किया गया। इस शो को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया और राम के जीवन के अलग अलग पहलू लेजर रोशनी के जरिए पर्दे पर उतारे गए। उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रसाद बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए वहां देसी घी के 13 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं।
और ये प्रसाद 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले 8,000 मेहमानों को दिया जाएगा। देसी घी से तैयार किए जा रहे इन लड्डुओं को बनाने के लिए कई लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएं और राम मंदिर आने वाले हर भक्त को ये प्रसाद दिया जा सके। भगवान गुरु के तरफ से जो आदेश मिला उसमें हम लोग को सबसे बड़ा सेवा करने का अवसर मिला है। बताया गया कि इन लड्डुओं को 3 अलग अलग तरह के टिफिन बॉक्स में पैक किया जा रहा है। पहला बॉक्स प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए होगा, जिसमें 11 लड्डू रखे जाएंगे। दूसरा टिफिन बॉक्स विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम कार्यकर्ताओं के लिए होगा और उसमें 7 लड्डू रखे जाएंगे, जबकि तीसरा टिफिन बॉक्स राम मंदिर में आने वाले आम लोगों के लिए होगा और उसमें 5-5 लड्डू रखे जाएंगे। इस टिफिन बॉक्स के साथ एक बैग में भगवान राम से जुड़ी 3 किताबें और एक अंगवस्त्र भी दिया जाएगा। इस बीच भगवान राम की चरण पादुका यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंची। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने चरण पादुका यात्रा का स्वागत किया। जिले के सांसद, विधायक, डीएम और एसपी ने यात्रा पर फूलों की बरसात की और इस दौरान ऐसा लगा मानो पूरे प्रतापगढ़ जिले के लोग भगवान राम की चरण पादुका के स्वागत में उमड़ पड़े। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हाथों में केसरिया झंडा लेकर वहां सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। चरण पादुका यात्रा में शामिल गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे शहर में आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। हर कोई भगवान की चरण पादुका के दर्शन कर लेना चाहता था। जिस ट्रक को भगवान राम की चरण पादुका यात्रा के लिए रथ बनाया गया, उसे भी किसी मंदिर की तरह सजाया गया। ट्रक पर सोने जैसा चमकता एक गुंबद बना दिखाई दिया तो ड्राइवर के केबिन के ठीक ऊपर बजरंगबली की बड़ी मूर्ति राम भजन की मुद्रा में बैठी दिखी। भव्य तरीके से सजे ट्रक पर राम भक्त फूल बरसाते नजर आए। श्री राम चरण पादुका यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी को चित्रकूट के भरत मंदिर से हुई थी। ये यात्रा सुबह अयोध्या धाम पहुंचेगी। उधर 22 जनवरी के समारोह के लिए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी। 22 जनवरी को राम से जुड़े देश भर के 355 रेलवे स्टेशनों पर दिए जलाए जाएंगे। खबर है कि अयोध्या धाम, चित्रकूट, सीतामढ़ी और रामेश्वरम समेत 355 रेलवे स्टेशनों को उस दिन दियों से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर करीब 9,000 स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देख सकें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने राज्यों के हिसाब से अयोध्या आने के निर्देश दिए गए। खबर है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ आने के लिए कहा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मध्य प्रदेश के देवास में छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए राम शब्द की आकृति बनाई। इस मानव श्रृंखला में करीब 400 बच्चे शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर को भी दिखाया गया। इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा में खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अयोध्या में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। यानी राम की नगरी अयोध्या को प्रशासन ने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान वो बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए अयोध्या की सड़कों पर सायरन बजाते हुए जाते दिखाई दिए। सुरक्षा बल के जवानों और यूपी एटीएस के कमांडो के साथ एनएसजी कमांडो ने अयोध्या में सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया। उनके पास कई तरह के घातक हथियार दिखाई दिए। यूपी पुलिस के मुताबिक अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से कई जोन में बांटा गया है। कमांडो और सुरक्षा बल के जवानों के अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है और सरयू नदी पर सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात कर दिए गए। यानी अयोध्या में जमीन, आसमान और पानी में सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू नदी में चलने वाली सोलर बोट की भी चर्चा होने लगी। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सोलर बोट के जरिए सरयू नदी की यात्रा कराने का इंतजाम किया गया। और इन सोलर बोट यानी सूरज की रोशनी से चलने वाली नावों को खास तौर से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शुरू किया जाएगा। इन नावों को तैयार करने के बाद क्रेन के जरिए सरयू नदी के पानी में उतारा गया और उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई। नाव बनाने वाली कंपनी के मुताबिक एक नाव में 30 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये सोलर बोट सरयू के अलग अलग घाटों के दर्शन कराएगी।
इन नावों को सोलर एनर्जी के साथ ही बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। यानी इन नावों के संचालन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी से चलने वाली नावों को सरयू में उतारा। यूपी सरकार का दावा है कि देश में पहली बार होगा जब किसी नदी पर सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव तैरेगी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या का हवाई दर्शन भी किया जा सकेगा, क्योंकि अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा मिलने लगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये सेवा शुरू होते ही श्रद्धालु मिनटों में अयोध्या पहुंच जाएंगे। और अयोध्या पहुंचने के बाद वो करीब 15 मिनट में पूरी अयोध्या के हवाई दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर सरयू नदी के पास बने हेलीपैड से उड़ान भरेगा और करीब 15 मिनट में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट समेत अयोध्या की प्रसिद्ध जगहों की हवाई सैर कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को इस हवाई सैर के लिए करीब 4000 रुपए खर्च करने होंगे और एक बार में 5 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर आपके पूरा का पूरा अयोध्या नगरी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, ये सारा कराएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के मुताबिक 22 जनवरी के बाद राज्य के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये 6 जिले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा हैं। इन जगहों से करीब 14,000 रुपए खर्च करके अयोध्या तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। यानी मंदिर बनाने के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर सेवा इसी का हिस्सा है। उधर 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मांस की बिक्री पर भी रोक लग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राज्य में मीट और मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में पहले ही उस दिन के लिए ड्राई डे घोषित किया जा चुका है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर समारोह का न्योता ठुकरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार का और सत्ता का धर्म के साथ कोई जुड़ाव नहीं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चाचा नेहरू नाम के मदरसे में राम धुन के साथ बच्चों ने भजन गाया। इस दौरान मदरसे के प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि 22 जनवरी के दिन वहां एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस मदरसे को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी चलाती हैं। रघुपति राघव राजा राम। इस बीच लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर राम भजन गाकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुई झड़प के विरोध में हुआ। कुछ दिन पहले अयोध्या में दर्शन के लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर मंदिर के गेट पर पहुंच गए थे और स्थानीय लोगों से उनकी झड़प हो गई। और लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के बाहर बैठकर विरोध जताया। उन्होंने गांधी प्रतिमा के साथ उस कार्यकर्ता को भी खड़ा किया जिससे झंडा छीना गया था और फिर वहीं बैठकर राम भजन गाया। कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस के नेता रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या गए थे। वहां मंदिर के गेट पर स्थानीय लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई थी, क्योंकि एक कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंच गया था। इस वजह से स्थानीय लोगों ने उससे वो झंडा छीन लिया था। लखनऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल उस कार्यकर्ता ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने हमारा नया झंडा को उठा के फाड़ा और छीन लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा चुके हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के कई नेता दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने दिल्ली के पशुपतिनाथ मंदिर में सफाई की। पीएम की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री अलग अलग मंदिरों में सफाई कर रहे हैं। और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अभियान का हिस्सा बन गए। उन्होंने दिल्ली में पशुपतिनाथ मंदिर में सफाई की। नड्डा ने पहले मंदिर के अंदर के हिस्से की सफाई की और वहां के कोने कोने में पोछा लगाया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहरी हिस्से को भी साफ किया। सफाई के बीच ही वो मंदिर में हो रहे कीर्तन का भी हिस्सा बने। उन्होंने कीर्तन कर रही महिलाओं के साथ झाल बजाई। कीर्तन के बाद वो मंदिर के बाहरी हिस्से में पहुंचे। उन्होंने ब्रश उठाया और मंदिर की दीवारों पर पुताई करने लगे। इसके बाद पीछे से जय श्री राम के नारे लगने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले पीएम, फिर केंद्रीय मंत्री और अब बीजेपी अध्यक्ष
सभी देश के तीर्थ स्थलों की सफाई में जुट गए। कोई मंदिरों में झाड़ू लगा रहा है तो कोई कूड़ा समेट रहा है। जेपी नड्डा भी इस मुहिम से जुड़ गए। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते ही अयोध्या के सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय के लोगों ने 500 साल बाद अपने सिर पर पगड़ी पहनी। सूर्यवंशी ठाकुरों के मुताबिक जब मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर पर हमला किया था तब उनके पूर्वजों ने एक शपथ ली थी। उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक दोबारा भव्य मंदिर नहीं बन जाता वो अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। और उनकी ये शपथ 500 साल बाद पूरी हुई। इसके लिए वहां खासतौर पर भगवा रंग की पगड़ी मंगवाई गई और एक एक कर गांव के बुजुर्गों और बच्चों का भी सम्मान किया गया। सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय के इन लोगों के मुताबिक उनके पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह ने 500 साल पहले राम मंदिर बनने तक पगड़ी, चमड़े के जूते और सिर पर कभी भी छाता न लगाने की प्रतिज्ञा ली थी और उनके वंशजों ने 500 साल तक इसे निभाया। ये पगड़ी नहीं, पैर में पन्ही नहीं और ऊपर छतरी नहीं और मंडक ही नहीं छाएगा, वो भीषम प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा ने किया। इस दौरान उन लोगों को न सिर्फ पगड़ी पहनाई गई बल्कि चमड़े के चमचमाते जूते भी पहनाए गए। इसके बाद गांव के एक बुजुर्ग ने अपने सिर पर काला छाता भी खोल दिया और पूरे ठाठ से बैठे नजर आए। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में छात्राओं के हाथों में राम के नाम वाली मेहंदी लगाए जाने पर जमीयत उलमाए हिंद नाम के मुस्लिम संगठन भड़क गए। खबर है कि इस संगठन ने कुछ मुस्लिम छात्राओं को मेहंदी लगाए जाने की घटना का विरोध किया और इसके विरोध में यूपी पुलिस को शिकायत भी दे दी, जिसमें कॉलेज पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। मामला मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज का है, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कुछ कार्यक्रम रखे गए। इन्हीं कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता भी शामिल की गई। इस प्रतियोगिता के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें छात्राओं के हाथों में भगवान राम के नाम वाली मेहंदी लगी दिखी। यहाँ तक कि राम मंदिर का आकार और भगवान राम की आकृति भी हथेली पर मेहंदी से बनाई हुई दिखी। दावा यह है कि ऐसी ही मेहंदी कुछ मुस्लिम छात्राओं ने भी लगवाई, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने कॉलेज के खिलाफ एसएसपी को शिकायत दे दी। हालांकि कॉलेज ने पूरे मामले पर सफाई देने में देर नहीं लगाई। यहाँ पे हर टाइप के, हर जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कोई भी कंपटीशन किसी विशेष जाति के लिए नहीं करवाते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने इसी कॉलेज में 1 महीने पहले हुए फैशन शो का भी विरोध किया था। उस फैशन शो में भी कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिस्सा लिया था। उधर अयोध्या में समारोह से पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कई मंदिरों में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को तमिलनाडु के कई मंदिरों में दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। रामनाथ स्वामी मंदिर में कई भाषाओं में होने वाले रामायण के पाठ में भी पीएम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गायिका नमिता अग्रवाल का गाया हुआ राम भजन शेयर किया। नमिता अग्रवाल ने इस राम भजन को उड़िया भाषा में गाया है। कर्नाटक के कोप्पल से एक रथ के जरिए हनुमान की मूर्ति अयोध्या लाई गई। इस मूर्ति को देखने के लिए सरयू तट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या पहुंचे एक श्रद्धालु ने अपनी लग्जरी कार को राम मंदिर की तस्वीर और राम के श्लोकों से सजाया। वो गुजरात के सूरत से उसी कार से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। राम भक्तों के लिए ये संदेशा देना चाहता हूं कि पूरा विश्व में और पूरा देश में खुशी मनाइए। उधर बड़ी खबर आई, पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया। पाकिस्तान की वायुसेना ने ईरान के सिस्तान प्रांत में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि उसने यह कदम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उठाया। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान से लगने वाली उसकी सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड का अपना दौरा बीच में रद्द करने का फैसला ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर जंग जैसे हालात बन गए। ईरान के एक दिन पहले किए गए हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया यह हमला ईरान के सिस्तान प्रांत में हुआ। और इस दावे के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान से ईरान की ओर दागी गई मिसाइल की तस्वीर भी आ गई। पाकिस्तान के मीडिया ने ईरान में हमले के बाद हुई तबाही भी दिखाई। उसने दावा किया कि ये तस्वीरें ईरान के सिस्तान प्रांत की हैं। वहां हमले के बाद आग लग गई, कुछ इमारतें भी बर्बाद हो गई। रात के अंधेरे में आई इस आफत से लोग भी बदहवास से दिखे।
यानी ईरान ने भी रात में ही हमला किया और पाकिस्तान ने भी रात में ही मिसाइल दागी। हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि यह अटैक पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए किया गया। और फिर पाकिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया। वो ये जताने लगा कि पाकिस्तान ने ईरान को जवाब देने के लिए यह कदम उठाया। उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान में आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान के सिस्तान प्रांत में करीब 32 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। पाकिस्तान के मीडिया ने बताया कि सिस्तान प्रांत में बलोच आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराए गए, क्योंकि सिस्तान में बलोच आतंकियों के संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कई ठिकाने हैं और पाकिस्तान ने उन्हीं में कुछ ठिकानों को बर्बाद किया। पाकिस्तान के मीडिया ने इन तस्वीरों के जरिए यही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना की खूब थू-थू हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की नाक के नीचे से ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइलें गिरा दी थी। और पाकिस्तान की सरकार को यह बता दिया कि ईरान अपनी सीमा पर आतंकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने एक दिन पहले ही बलूचिस्तान प्रांत में आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। और इन मिसाइलों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा के नजदीक के कई घरों में आग लग गई थी। रात में हुए इस हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई थी। लाइन से जलते हुए इन घरों को देखकर लोग डर गए और रोते हुए अल्लाह को याद करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान के इस हमले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मुस्लिम देश होने के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। इससे पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों की बेइज्जती हुई और अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी ईरान में हमला कर दिया और वहां के विदेश मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को मर्गबार समाचार नाम दिया। इसका मतलब होता है विद्रोहियों की मौत, और पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को विद्रोही मानता है और दावा करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग ईरान के सिस्तान प्रांत में फैले और वहां से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान ने यह तक दावा किया कि ईरान इस संगठन के लोगों को ठिकाना देता है। और फिर ये लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंक फैलाते हैं। ईरान और पाकिस्तान करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा के एक तरफ ईरान का सिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और बलोच समुदाय के लोग इन दोनों इलाकों में फैले हैं। ये लोग अलग बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और इसी वजह से ईरान और पाकिस्तान इस समुदाय के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ईरान ने भी एक दिन पहले ये कहकर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की कि जैश अल अदल ईरान में आतंकवाद फैला रहा है। सुन्नी संगठन जैश अल अदल में बलोच समुदाय के लोग हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में भी इसी समुदाय के लोग हैं। यानी ईरान और पाकिस्तान की सीमा के इधर और उधर बलोच समुदाय से जुड़े विद्रोही सक्रिय हैं और इनकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि दोनों तरफ से हमले हुए। लेकिन यह तनाव चीन की परेशानी की वजह बन गया और बात बढ़ती देखकर चीन ने ईरान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान के तेवर भी नरम पड़ते दिखे। ईरानी در داخل خاک पाकिस्तान هست। ईरान ने भले ही पाकिस्तान के किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, लेकिन उसने पाकिस्तान को यह बता दिया कि वो अपनी सीमा में पाकिस्तान के पाले आतंकियों को नहीं घुसने देगा। इससे पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा, क्योंकि उसके दो पड़ोसी उसे आंख दिखा रहे हैं और ईरान से दुश्मनी मोल लेना तो उसके बस से बाहर है। लेकिन अपनी सेना की थू-थू होने से बचाने के लिए उसने जवाबी हमला किया। इससे पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर तनाव बढ़ गया। इधर बिल्कीस बानो मामले के दोषियों ने सरेंडर करने के लिए और मोहलत मांगी। बिल्कीस बानो मामले के 11 में 10 दोषियों ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त की मांग की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 8 जनवरी को इस मामले के सभी 11 दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट की तरफ से उन्हें सरेंडर करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मिला था। पिछले साल गुजरात सरकार ने समय से पहले ही सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। संसद घुसपैठ मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत अर्जी खारिज हो गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर ये धमकी दी। इसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उधर भारत और पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने एक सुरंग को ढूंढ निकाला। सुरक्षा बल के मुताबिक ये सुरंग पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के इरादे से बनाई गई।
मतलब इस सुरंग के जरिए आतंकी चोरी छिपे भारत में घुसने की फिराक में थे। लेकिन सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने इस सुरंग का पता लगा लिया। इसके बाद 2 जवान उस सुरंग में अंदर तक घुसकर उसकी अच्छी तरह से जांच करते भी दिखे। इस दौरान बीएसएफ के जवान बहुत संभल कर आगे बढ़ते नजर आए। वो जब रेंगते हुए थोड़ा आगे बढ़े तो सुरंग में घुप अंधेरा हो गया। इसके बाद टॉर्च की मदद से आगे का ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भारतीय सीमा से करीब 2 किलोमीटर आगे बनाई गई और आशंका जताई गई कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सांबा सेक्टर में सीमा के करीब मिली सुरंग बेहद संकरी थी और इसके अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता था। इसीलिए पहले इसकी अच्छी तरह से जांच की गई और फिर जवानों की एक टीम वहां खुदाई करने वाली मशीन के साथ पहुंची। सीमा की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ ने आशंका जताई कि इस सुरंग का दूसरा सिरा पाकिस्तान में खुल सकता है। हालांकि ये सुरंग कितनी लंबी है इसका पता नहीं चल पाया। इस बीच दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू ने एक बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मट्टू 26 जनवरी को बड़े हमले की फिराक में था और दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसका निशाना जम्मू कश्मीर था। मतलब वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए वहां किसी बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। दावा तो ये भी है कि वो इसके लिए कई लोगों के संपर्क में था और उसने वहां किसी बड़े हमले की तैयारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और सूत्रों के मुताबिक जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा प्लान उगल दिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू को भारत को दहलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसे 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने के निर्देश मिले थे। सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए मट्टू लगातार पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकियों से बातचीत भी कर रहा था और ये बात उसने खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को पूछताछ के दौरान बताई। आतंकी जावेद अहमद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खूंखार आतंकियों में एक माना जाता है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंक के रहनुमाओं ने इस हमले के लिए उसे चुना। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर मट्टू को साल भर पहले पाकिस्तान से नेपाल भेजा गया था। दावा है कि वो वहां बैठे बैठे सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान में मौजूद हिज्ब के कमांडर इम्तियाज कुंडू और अब्दुल माजिद सोफी उर्फ शाहीन से बातचीत कर रहा था। और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ही मट्टू को हथियार और पैसे मुहैया कराने का वादा किया था। लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली पुलिस ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। जावेद अहमद मट्टू भारत में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के A++ कैटेगरी का इकलौता आतंकी बचा है। मतलब इस आतंकी संगठन का सबसे खूंखार आतंकी और अब वो भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। खबर है कि उससे हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कुछ गहरे राज भी निकलवाने की कोशिश जारी है ताकि आतंक को बढ़ावा देने वाले इस संगठन की कमर तोड़ना आसान हो सके। उधर राहुल गांधी की यात्रा असम में दाखिल हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से असम पहुंच गई। शिवसागर जिले से शुरू हुई ये यात्रा असम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने जोरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। असम के शिवसागर में कांग्रेस से निलंबित नेता अंकिता दत्ता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया। अंकिता दत्ता के मुताबिक उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने की वजह से पार्टी से निकाला गया। इस मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी से न्याय दिलाने की मांग की। ईडी ने आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई मुंबई के नगर निगम बीएमसी के कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाला मामले में की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक ये घोटाला 6 करोड़ से ज्यादा का था। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर ही ताला जड़ दिया। ये घटना तब हुई जब अपनी मांगों को लेकर 105 गांवों के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया और गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसान अचानक उग्र हो गए। इसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए।
कई लोग तो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के आगे लगाए गए पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्हें नीचे उतारने के लिए कुछ पुलिस वाले भी ऊपर चढ़ गए। इसी बीच प्रदर्शन कर रही एक महिला बैरिकेड के ऊपर चढ़ने लगी, जिसे वहां खड़ी एक पुलिस कर्मी ने पकड़ लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अपनी मांगों पर अड़े किसान पुलिस अधिकारियों से ही उलझ गए। आरोप है कि इस बीच प्रदर्शनकारियों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर ही ताला जड़ दिया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया। एक वीडियो में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते दिखाई दिए। खबर है कि पुलिस के साथ हुई इस झड़प में भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष घायल हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के लोगों का ट्रेन के एसी कोच में अलाव तापने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये घटना मेरठ से प्रयागराज जा रही संगम एक्सप्रेस में हुई। इस घटना के बाद पूरे रेल मंत्रालय में हड़कंप मच गया, क्योंकि ट्रेन के अंदर आग जलाने से बड़ा हादसा हो सकता था। संगम एक्सप्रेस में हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एसी कोच में कुछ लोग अलाव तापते दिखाई दिए। आरोप है कि किसान रैली में हिस्सा लेने प्रयागराज जा रहे भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने ठंड से बचने के लिए ट्रेन में आग जलाई थी। ट्रेन में किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे और किसान यूनियन के युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष गौरव टिकैत भी मौजूद थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच की गई। इस दौरान गौरव टिकैत से बात की गई तो उन्होंने इस घटना से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें मोबाइल में वीडियो दिखाया गया तो वो बात टालने में जुट गए। आप देखिए, आपके सामने है, हो गया होगा, हजारों लोग हैं जी, आपके समर्थक ज्यादा हैं। हालांकि किसान नेताओं को हिदायत देने के बाद ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना कर दी गई। ट्रेन के अंदर आग किसने जलाई इसका पता नहीं चल सका, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन में अलग से आरपीएफ की एक टीम निगरानी के लिए तैनात कर दी गई, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। उधर ट्रेन के अंदर एक यात्री के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट का आरोप ट्रेन में टिकट की जांच करने वाले टीटीई पर लगा। हालांकि जांच के बाद रेलवे ने टीटीई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन यात्री के साथ हुई मारपीट की इस घटना को देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रेन के अंदर प्रकाश नाम के टीटीई उस यात्री पर दनादन थप्पड़ चलाते दिखाई दिए। अरे ये घटना बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस की बताई गई। वीडियो में ट्रेन के अंदर वो यात्री बार बार टीटीई से मारने की वजह पूछता रहा, लेकिन उन पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। वो बिना रुके उस पर थप्पड़ों की बारिश करते रहे। मेरा कोई गलती है सर, जाने दीजिए, हो गया। इस दौरान ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों ने भी टीटीई से मारपीट नहीं करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। मार क्यों रहे हैं? बाद में वो उस यात्री से टिकट मांगने लगे। टिकट दोगे तुम? ऐसा लगा जैसे वो यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहा हो, लेकिन दावा ये किया गया कि वो यात्री टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी टीटीई प्रकाश ने उससे मारपीट की, और तो और वो गुस्से में वीडियो बनाने वाले पर भी झपट पड़े। उधर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की अगली तारीख तय हो गई। चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए होने वाला चुनाव टल गया। ये चुनाव 6 फरवरी को कराया जाएगा। इससे पहले पीठासीन अधिकारी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया। प्रदूषण में कमी की वजह से दिल्ली एनसीआर से ग्रैब के तीसरे चरण को हटा दिया गया। प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई नीति ग्रैब 3 के हटने के बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर लगा बैन भी खत्म हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ये मामला सामने आते ही गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन भी कर दिया। इधर बिहार की राजधानी पटना में बीच सड़क पर एक अधिकारी को पीट कर अधमरा कर दिया गया। मारपीट का आरोप आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के एक रिश्तेदार और उनके साथियों पर लगा। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के दौरान सभी लोग शराब के नशे में थे, और नशे में धुत उन लोगों ने बीच सड़क पर एक सरकारी अधिकारी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का आरोप तनुज यादव नाम के आदमी और उसके दोस्तों पर लगा। बताया गया कि तनुज यादव लालू यादव के रिश्तेदार हैं। ये घटना रात करीब 9:30 बजे हुई। उस वक्त गया जिले की डोबीनगर पंचायत के अधिकारी अरविंद सिंह पटना के गोला रोड से बोरिंग रोड स्थित अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि जैसे ही अरविंद उनसे बातचीत करने उतरे, उन लोगों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। गाड़ी रोक लिया। अरविंद कुमार सिंह बोले क्या के लिए रोक रहा है, तब तक मुझ पर हमला कर दिया।
आरोप है कि मारपीट के दौरान हमलावरों में एक अपना नाम तनुज यादव बता रहा था और वो बार बार उन्हें धमकी भी दे रहा था। इस घटना के बाद घायल हालत में अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और पटना में सरकारी अधिकारी के साथ हुई मारपीट की इस घटना पर सियासी घमासान मच गया। इस घटना के बहाने बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी घेर लिया और ये दावा किया गया कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट आया। क्या ये दोनों आरोपी इसलिए खुला घूम रहे हैं कि वो राजद सुप्रीमो के नजदीकी रिश्तेदार हैं? वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इधर ईडी के समन्स भेजे जाने के बाद भी पूछताछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल न होने पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ईडी के सवालों से बचने के लिए बहानेबाजी की और बीजेपी के मुताबिक वो जानबूझकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कि एक मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान को तार-तार कर रहा है और अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन्स जारी किए थे। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के करीबी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। खबर है कि टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबी माने जाने वाले प्रसन्न रॉय के कई ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके बाद उस रेलवे लाइन पर कई घंटों तक ट्रेनें नहीं चल पाईं। जो मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई वो आजमगढ़ से मऊ जा रही थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को जब्त कर उस पर 4000 रुपए का चालान काट दिया। उधर इराक ने अमेरिका को अपने देश से फौरन बाहर निकल जाने का इशारा कर दिया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका दावा किया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए 2014 में अमेरिका की अगुवाई में एक सैन्य गठबंधन बनाया गया था और तभी से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की सेनाओं ने इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इराक ने अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन को अपने देश से बाहर निकलने का इशारा कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इराक के प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में यह साफ कर दिया कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ने के लिए उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन की जरूरत नहीं है। मतलब इराक ने दो टूक कह दिया कि वो आतंकी संगठनों को अपने दम पर सबक सिखा सकता है। हालांकि इराक ने सैन्य गठबंधन की सेना के इराक से जाने की कोई सीमा तय नहीं की, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही इराक से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर सैन्य गठबंधन की सेना इराक से गई तो वहां इस्लामिक स्टेट के आतंकी अपने कदम फिर से जमा लेंगे। इस बीच ट्रांसपोर्टरों को वीजा न दिए जाने से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे डाली। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने उसकी बात न मानी तो वो तोरखम बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। मतलब पाकिस्तान पर एक और बम फूटने का खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से इस बात पर बहस चल रही है कि दोनों देशों के बीच कारोबार करने वाले ट्रांसपोर्टरों को खास परमिट दिया जाए और इसी बात पर फैसला लेने के लिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक मीटिंग भी हुई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश के वीजा नियमों में बदलाव करने को राजी नहीं है और अफगानिस्तान का मानना है कि अगर इन नियमों को न बदला गया तो वो दोनों देशों के बीच मौजूद सीमा को स्थायी रूप से बंद कर देगा। मतलब ये कोई 2-4 दिन का प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कारोबार का बड़ा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगने वाली ये सीमा उसके देश के लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम करती है। लेकिन तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के वीजा नियमों में बदलाव करते वक्त
इस बात का ख्याल नहीं रखा। उसने अफगानिस्तान से आने वाले कारोबारियों के लिए भी सख्त नियम लागू कर दिए, जिसका असर ये हुआ कि कई ट्रांसपोर्टर तो पाकिस्तान में ही फंसे रह गए। और तालिबान की चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान अपनी इस जिद पर अड़ा रहा तो वो तोरखम बॉर्डर के साथ ही खारलाची सीमा पर भी दीवार खड़ी कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले 2 बड़े रास्ते बंद हो जाएंगे और इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों सीमाओं से रोजाना कारोबार के इरादे से 5000 से ज्यादा ट्रक पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और इनके जरिए पाकिस्तान के व्यापारी अफगानिस्तान में करोड़ों का सामान बेचते हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों से ऐसे हजारों ट्रक सीमा पर खड़े हैं और उन्हें बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं मिली। अफगानिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने इन सीमाओं पर ताला जड़ा तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए वो पाकिस्तान को ये धमकी दे चुका है कि या तो वो अपने देश के वीजा नियमों में बदलाव करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इधर लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई। वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष थे। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर वहां घंटों तक हंगामा किया। उन्हें हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले में आतंकवादियों को पनाह देने वाले एक आरोपी की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। आरोप है कि अब्दुल सलाम राथर नाम के आदमी ने अवैध तरीके से उस इलाके में संपत्ति बनाई थी। उधर गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक नाव अचानक झील में पलट गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त उस नाव में 27 बच्चों समेत 31 लोग सवार थे। इस भयानक हादसे में 12 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। और इस हादसे के बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। एक साथ इतने बच्चों के झील में डूबने की खबर जिस किसी ने भी सुनी उसकी सांसें थम गई। इस घटना के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान नावों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू करने में जुट गए। कई जवान पानी के अंदर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच क्रेन की मदद से झील में पलटी नाव को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे और टीचर वहां की हरणी झील में पिकनिक मनाने पहुंचे। बताया गया कि नाव पर 23 बच्चों के साथ कुल 31 लोग सवार थे। दावा किया गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से नाव झील में पलट गई। अभी जो हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी वो बच्चों को बाहर निकाल कर इन्हें रेस्क्यू कर उनको ट्रीटमेंट देना है। नाव के झील में पलटने के बाद वहां कोहराम मच गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कुछ बच्चों को झील से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन ज्यादातर बच्चे झील में ही डूब गए। बताया गया कि हादसे के वक्त किसी भी बच्चे या फिर टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इधर दिल्ली के वजीराबाद में सरेआम हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। वहां प्रॉपर्टी विवाद में कुछ बदमाशों ने एक आदमी पर हमला कर दिया और उस पर जमकर डंडे बरसाए। इस दौरान उस आदमी की दुकान में काम करने वाले लोग बीच बचाव करने भी आए, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए बदमाशों ने उन लोगों की भी धुनाई कर दी। इस दौरान वो लोग उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वो बदमाश रुके नहीं बल्कि लगातार डंडे बरसाते रहे। और जब वो लोग अधमरे होकर जमीन पर गिर गए तो वो बदमाश वहां से भाग गए। पैसे छीन लिए हमारे मालिक से। पैसे छीनने के बाद फिर हम लोग लड़ाई करने लगे। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश देर रात करीब 1 बजे उस आदमी की दुकान पर पहुंचे थे और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उससे मारपीट करने लगे। इस दौरान उन बदमाशों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा। बताया गया कि इस वारदात में वो आदमी और उसके 3 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। वहीं मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हो गया। वहां रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने से रोकने पर एक शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो टोल प्लाजा पर मौजूद बैरियर को जबरन तोड़ने लगा। इस दौरान टोपी पहने उस आदमी ने एक के बाद एक 2 बैरियर को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, वहां से वो बिना टोल दिए अपनी गाड़ियों को निकलवाने लगा। इसका फायदा उठाकर वहां लाइन में खड़ी दूसरी गाड़ियां बिना टोल दिए ही वहां से निकलने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ कर्मचारी उसे ऐसा करने से रोकने लगे। इसके बाद तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने लगा। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह से इस मारपीट को रोका।
मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। इस बीच राजस्थान के नागौर में मेड़ता नगर पालिका की बैठक में चेयरमैन पर चप्पल फेंकने पर बवाल हो गया। वहां चेयरमैन और 3 महिला पार्षदों के बीच पहले कहासुनी हुई और थोड़ी ही देर में जोरदार हंगामा होने लगा। और बात इतनी बढ़ गई कि उनमें माइक पकड़ी हुई एक महिला पार्षद ने चेयरमैन के ऊपर चप्पल फेंक दी। नागौर में मेड़ता नगर पालिका की बैठक में हुए हंगामे और शोर शराबे का वीडियो देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उस वीडियो में वो 3 महिला पार्षद चेयरमैन की ओर इशारा करते हुए कुछ कहती नजर आई। इस बीच उनमें स्वेटर पहनी एक महिला पार्षद खड़ी हुई और चेयरमैन पर अपमान करने का आरोप लगाती दिखाई दी। इसके बाद तो वहां बैठी वो दोनों महिला पार्षद भी आग बबूला हो गईं और चेयरमैन की तरफ हाथ दिखाकर गुस्से में कुछ कहती नजर आई। लेकिन कुछ ही देर बाद माइक पकड़ी हुई उस महिला पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी चप्पल उतारकर चेयरमैन के ऊपर फेंक दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रणबीर, तोड़ू आइडिया। राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुए अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई। एक रोज पहले ही 200 किलो की मूर्ति को कार्यशाला से ट्रक के जरिए मंदिर परिसर में लाया गया था और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया। मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूजा पाठ की 2 तस्वीरें जारी की गईं। पहली तस्वीर में गर्भगृह के सामने वाले मंडप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य पुजारी गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मीकांत दीक्षित अगल बगल बैठे दिखाई दिए। लक्ष्मीकांत दीक्षित के बाईं तरफ मुख्य यजमान अनिल मिश्रा बैठे नजर आए। इसके अलावा मंडप के अंदर सैकड़ों की संख्या में पुरोहित बैठे दिखे। दूसरी तस्वीर में लकड़ी की छोटी छोटी चौकियों के जरिए वेदी बनी हुई दिखी, जिस पर अक्षत, सफेद शंख और फल रखे हुए दिखाई दिए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह में मूर्ति स्थापना के लिए दोपहर 12:30 से पूजा शुरू हुई और करीब 4 घंटे बाद संपन्न हो गई। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम अपने नए नवेले मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भगवा कपड़ों की मदद से मंदिर का शिखर तैयार किया गया। मंदिर का शिखर बन जाने के बाद उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहले लकड़ी का ढांचा बनाया गया। इसके बाद लकड़ी के उस ढांचे पर भगवा कपड़े लगा दिए गए, जिससे मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैकल्पिक तौर पर यह अस्थायी शिखर बनाया गया। राम मंदिर में कपड़े का यह शिखर उसी जगह बनाया गया जहां निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर का 161 फीट ऊंचा मुख्य शिखर होगा। राम मंदिर में बने कपड़े के मुख्य शिखर के अलावा दूसरी दीवारों और खंभों को भी फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजा दिया गया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया। अयोध्या की सड़कों और इमारतों पर भव्य सजावट की गई और राम मंदिर परिसर को दिव्य रूप देने के लिए तो दिन रात तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रमिक सजावट करते दिखे। कोई गेंदे के फूलों की मालाएं बनाता नजर आया तो कोई फूलों की मालाओं को जोड़कर सुंदर कलाकृतियां तैयार करता दिखाई दिया। अयोध्या के राम कथा पार्क में गेंदे के फूलों से ही सियाराम लिख दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए फूलों से अयोध्या के राम कथा पार्क में सुंदर कलाकृति बनाई गई। अयोध्या को महकाने और सजाने के लिए गेंदे, गुलाब, चमेली, चंपा, गुलबहार और कमल के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फूलों से अयोध्या को सजाने में जुटे कलाकारों के मुताबिक पूरी अयोध्या में जगह जगह भगवान राम, उनके तीर धनुष, भगवान हनुमान और स्वास्तिक की आकृति बनाई जाएगी। इसके लिए 30,000 किलो गेंदे के फूल और करीब 50,000 किलो विदेशी फूल मंगवाए गए हैं और राम के धाम के कोने कोने को फूलों से सजाया जाने लगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी पुरोहितों के बताए हुए नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी से 11 दिन के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किए थे और इस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पीने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री अनुष्ठान के 11 दिनों में जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सो रहे हैं और पुरोहितों के बताए नियमों का पूरे विधि विधान से पालन कर रहे हैं।
अनुष्ठान शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाई दिए। कभी वो नासिक के कालाराम मंदिर में साफ सफाई करते दिखे, तो कभी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। एक रोज पहले प्रधानमंत्री केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ किया और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यजमान के रूप में शामिल होंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक एल्बम भी जारी की। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर तैयार किए गए स्मारक डाक टिकट के बारे में जानकारी लेते दिखे, क्योंकि इन डाक टिकटों को बेहद खास तरीके से पंचतत्व की मदद से तैयार किया गया। इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, पूरे पंचतत्व। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामायण का महत्व बताया। रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों के अलावा प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की 48 पेज की एल्बम जारी की। इस एल्बम में 20 देशों के टिकटों को शामिल किया गया। उधर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी दफ्तर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए यह फैसला लिया। केंद्र सरकार के मुताबिक 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर 2:30 बजे खुलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या के राम मंदिर समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ एचडी देवेगौड़ा को ही निमंत्रण पत्र भेजा गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को भी साथ लाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें सपरिवार आने का न्योता दिया। पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अयोध्या में 22 जनवरी को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। खबर है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अयोध्या में मुफ्त में चाय बांटने के लिए स्टॉल लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान रखने की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों से भी इसी तरह के अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की। Not just one leader, but all leaders and citizens of Bharat should do Anusthana. इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में सरयू के घाट पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। सुहागन महिलाओं ने यह अनुष्ठान मंदिर बनने की मनोकामना पूरी होने पर किया। उन्होंने सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा की और सरयू के घाट पर रौनक लग गई। सजी धजी महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में पूजा की और भजन गाए। सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा इसलिए की गई क्योंकि इन महिलाओं की मंदिर बनने की मनोकामना पूरी हुई, या यूं कहें कि इनकी कई पीढ़ियों की इच्छा पूरी। ब्रेकिंग न्यूज है अयोध्या से। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा के नजरिए से अयोध्या में चल रही चेकिंग के अभियान के दौरान इन तीनों संदिग्धों को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पकड़े गए तीनों लड़कों का संबंध किसी संगठन से नहीं मिला है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है इन तीनों के बारे में? देखिए ये जो 3 संदिग्ध हैं, दरअसल यूपी पुलिस लगातार सघन चेकिंग कर रही है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में हर तरफ चेकिंग चल रही है। इसी दौरान यूपी एटीएस की टीम ने 3 संदिग्धों की पहचान की है। फिलहाल इन 3 संदिग्धों से लगातार पूछताछ चल रही है और यूपी पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ साफ कहा है कि अभी तक के पूछताछ में ये निकल कर नहीं आया है कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये कहीं से भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी भी उनसे पूछताछ जारी
जारी है, अभी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए 13,000 यूपी पुलिस के जवान, 11,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को अयोध्या में डिप्यूट किया गया। इसके अलावा यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के कमांडोज को भी डिप्यूट किया गया है। इसी प्रकरण में लगातार यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो जितने भी होटल्स हैं, जितने भी अयोध्या के इलाके हैं, वहां पर सघन चेकिंग हो रही है। इन्हीं चेकिंग के दौरान इन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और फिलहाल पूछताछ उनसे जारी है। जी शुक्रिया अमित आपका। इधर राजस्थान के नागौर में मेड़ता नगर पालिका की बैठक में चेयरमैन पर चप्पल फेंकने पर बवाल हो गया। वहां चेयरमैन और 3 महिला पार्षदों के बीच पहले कहासुनी हुई और थोड़ी देर में जोरदार हंगामा होने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि उनमें माइक पकड़ी हुई एक महिला पार्षद ने चेयरमैन के ऊपर चप्पल फेंक दी। नागौर में मेड़ता नगर पालिका की बैठक में हुए हंगामे और शोर शराबे का वीडियो देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उस वीडियो में वो 3 महिला पार्षद चेयरमैन की ओर इशारा करते हुए कुछ कहती नजर आईं। इस बीच उनमें स्वेटर पहनी एक महिला पार्षद खड़ी हुई और चेयरमैन पर अपमान करने का आरोप लगाती दिखाई दी। इसके बाद तो वहां बैठी वो दोनों महिला पार्षद भी आग बबूला हो गईं और चेयरमैन की तरफ हाथ दिखाकर गुस्से में कुछ कहती नजर आईं। लेकिन कुछ ही देर बाद माइक पकड़ी हुई उस महिला पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी चप्पल उतारकर चेयरमैन के ऊपर फेंक दी। लेकिन इसके बाद तो वहां हंगामा और बढ़ गया। काली जैकेट पहना हुआ एक आदमी चेयरमैन के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का देने लगा। इसी बीच उसने वहां रखी माला उठाई और चेयरमैन के चेहरे पर फेंक दी। यहां तक कि हमला करने के लिए उसने नीचे रखा माइक भी उठा लिया। यानी नागौर में मेड़ता नगर पालिका का हॉल बैठक के दौरान जंग का मैदान बन गया। वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा और चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, क्योंकि मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन पर महिला पार्षदों का अपमान करने का आरोप लगा। बताया गया कि चेयरमैन ने पार्षद शोभा लाहोटी को अपशब्द कहे, जिससे नाराज हुई पार्षद शोभा लाहोटी ने उनसे माफी मांगने को कहा। लेकिन चेयरमैन ने माफी नहीं मांगी, इसलिए गुस्से में भड़की शोभा लाहोटी ने उन पर चप्पल फेंकी। उन्होंने बोला कि वो हमारी ये लगा रहे थे कि क्या कीमत हो सकती है मेरी। हालांकि इस मामले में विपक्ष के पार्षदों ने भी उन 3 महिला पार्षदों का साथ दिया और चेयरमैन के बयान का विरोध जताया। बताया गया कि मेड़ता नगर पालिका में हुए जोरदार हंगामे की वजह से वो बैठक बीच में ही रोक दी गई। इधर मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी के एक नेता ने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पर धमकाने का केस दर्ज करवा दिया। आरोप है कि कुछ दिनों पहले जिला उपाध्यक्ष 4 लोगों के साथ बीजेपी नेता के घर के बाहर हंगामा करने पहुंचे थे और आरोप लगा कि गुना के जिला उपाध्यक्ष ने उन 4 लोगों के साथ मिलकर बीजेपी नेता को धमकाया, जिसके सबूत के लिए बीजेपी नेता ने अपने घर के बाहर का एक वीडियो भी जारी कर दिया। उस वीडियो में रात के वक्त वो 5 लोग एक घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान उनमें एक आदमी उस घर के गेट पर लात मारता नजर आया। इसके बाद तो उसने वहां घर के बाहर लगा एक बोर्ड उखाड़ कर गिरा दिया और लात मारकर उस बोर्ड को सड़क पर ले आया। तभी उनमें दूसरा आदमी उस घर के मेन गेट पर पत्थर मारने लगा और पत्थर मारते हुए उसने घर के बाहर लगी नेम प्लेट को तोड़ दिया। इसके बाद काफी देर तक वो लोग उस घर के बाहर खड़े रहे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता को धमकाया। कल इस पर कार्रवाई पार्टी की तरफ से भी होना चाहिए। इस मामले में बीजेपी नेता ने गुना के जिला उपाध्यक्ष और उनके साथ उस वीडियो में दिख रहे उन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर जम्मू कश्मीर में सेना का एक जवान बारूदी सुरंग में हुए धमाके की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस हमले में 2 जवान घायल भी हो गए। इस हमले के बाद सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी। पंजाब के तरन तारण में भारतीय सीमा में दाखिल हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को सौंप दिया। पूछताछ में पता चला कि वो गलती से भारतीय सीमा में पहुंच गया था। खबर है कि उसके पास से कुछ भी आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। टेक कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि इस साल और नौकरियों में कटौती की जाएगी। पिछले 1 हफ्ते में गूगल करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में वन वर्ल्ड वन फैमिली कप के एक T20 मैच में युवराज सिंह की टीम को सचिन तेंदुलकर की टीम ने हरा दिया। क्रिकेटर युवराज सिंह की वन फैमिली नाम की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सचिन तेंदुलकर की वन वर्ल्ड टीम ने 19 ओवर और 5 गेंदों में ही जीत हासिल कर ली। उधर बड़ी खबर आई यमन से। अमेरिका ने यमन में हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर चौथी बार हमला कर दिया। दावा किया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया।
इस हमले के बाद हूथी लड़ाकों ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी और साफ कह दिया कि लाल सागर में उनके हमले जारी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक हफ्ते के भीतर चौथी बार हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर कहर ढा दिया। 2 रोज पहले हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर यमन में घुसकर उन्हें मारा। यमन के धमार इलाके से आई तस्वीरों में अमेरिकी हमले के बाद जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया। धमाके के साथ ही ऐसी रोशनी हुई कि कुछ देर के लिए रात का अंधेरा गायब ही हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने लाल सागर में मौजूद उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। इसके बाद वो एक एक कर सीधा यमन में घुस गए और वहां अलग अलग इलाकों में मौजूद हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कुछ ही देर में 14 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ये हवाई हमले यमन के सदा, धमार और तईस समेत अल हुदैदा प्रांत में किए गए। यमन के इन इलाकों पर हूथी लड़ाकों का कब्जा है और 22 जनवरी से ही ये इलाके अमेरिका और उसके सहयोगियों के निशाने पर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बीते एक हफ्ते में अमेरिकी सेना ने ये चौथी बार हूथी लड़ाकों के गढ़ में घुसकर हमला किया। दावा किया गया कि इन हमलों में करीब 60 ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इन हमलों के जरिए अमेरिका ने बदला लेने का दावा किया, क्योंकि हमास के समर्थन के नाम पर हूथी लड़ाकों ने बीते 3 महीने से लाल सागर में उत्पात मचा रखा है और उनके निशाने पर खास तौर से इजराइल और उसकी मदद करने वाले देशों के जहाज हैं। हूथी लड़ाके सुपर पावर अमेरिका के जहाजों को भी नहीं बख्श रहे। उनके हमलों से भड़का अमेरिका सिर्फ हथियारों से ही वार नहीं कर रहा, बल्कि उसने हूथी लड़ाकों का दाना पानी भी बंद करने का फैसला ले लिया। The Houthis as a specially designated global terrorist. अमेरिका के इस कदम का मतलब है कि हूथी लड़ाकों को दुनिया आतंकी मानेगी। ऐसे में इस संगठन से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने का रास्ता खुल जाएगा। यही नहीं, उन्हें मदद के तौर पर जो हथियार मिलते हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन अमेरिका के इस कदम से हूथी लड़ाके बुरी तरह भड़क गए। इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अमेरिका के एक और जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला यमन की दक्षिणी सीमा के करीब अदन की खाड़ी में हुआ। हमले के बाद एक बार फिर हूथी लड़ाकों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ललकार दिया और साफ कह दिया कि लाल सागर में हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन चलेगा। इधर देश भर में अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाओं के बीच ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आया। वहां एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे एक छात्र को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उसे जैसे ही हार्ट अटैक आया, उस कोचिंग सेंटर में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उस कोचिंग सेंटर में करीब 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते नजर आए। उनमें काले रंग की शर्ट और टोपी पहना वो लड़का भी शामिल था। वो अपने दोनों हाथों को बांधकर बोर्ड की तरफ देख रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक उसने अपनी गर्दन नीचे की और फिर सेकंडों के अंदर उसने संतुलन खो दिया। इसके बाद वो अचानक सिर के बल अपने सामने मौजूद टेबल पर जा गिरा। ये देखते ही उसके दोस्त ने घबराहट में हाथ उठाकर क्लास रुकवाई और कोचिंग टीचर को वहां आने का इशारा भी किया। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया गया कि वो लड़का सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सागर से इंदौर आया था, लेकिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान उसे साइलेंट हार्ट अटैक आ गया और इससे पहले कि उसे इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाता, उसकी जान चली गई। इधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की सर्जरी कामयाब रही। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में ग्रॉइन की सफल सर्जरी हुई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सर्जरी के बाद अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी। पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में उन्हें चोट लग गई थी। एक्टर सोनू सूद भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी कि उनका चेहरा लगाकर नकली डीप फेक वीडियो बनाया गया। सोनू सूद से पहले कई बड़ी हस्तियां भी डीप फेक का शिकार हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस ने सचिन तेंदुलकर का चेहरा लगाकर नकली डीप फेक वीडियो बनाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। कुछ दिन पहले एक डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर सचिन तेंदुलकर को एक गेमिंग ऐप का प्रचार करते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो पर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी भी जताई थी। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बैंकों और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट बंद हुए। आईटी और बैंक के अलावा एफएमसीजी, मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 313 अंकों की गिरावट के साथ 71,186 पर बंद हुआ,
जबकि निफ्टी 109 अंक लुढ़ककर 21,462 के स्तर पर पहुंच गया। उधर रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने बेलारूस के खतरों से निपटने के लिए उसकी सीमा पर ही बड़ा सैन्य अभ्यास किया, क्योंकि रूस का साथी बेलारूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को आंख दिखाता आया और इसीलिए जेलेंस्की की फौज ने बेलारूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमा पर दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास किया। बर्फ से ढकी जमीन और घने जंगलों के बीच यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। दुश्मन की नजर से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक सफेद वर्दी में नजर आए। उन्होंने बर्फ के ढेर और पेड़ों की आड़ में छिपकर हमले का अभ्यास किया। ये ड्रिल बेलारूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमा पर चर्निव इलाके में की गई। बेलारूस के साथ यूक्रेन करीब 1100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और माना जाता है कि रूस का साथी बेलारूस उसके इशारे पर किसी भी वक्त यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कुछ दिन पहले ही बेलारूस की सेना ने यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर युद्धाभ्यास भी किया था। ऐसे में बेलारूस के खतरों से निपटने के लिए यूक्रेन ने तैयारियां तेज कर दी। लेकिन इसी बीच रूस ने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 12 सैनिकों को मार गिराया। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में रूस का एक T-90 टैंक बर्फीले रास्ते पर तेज रफ्तार से दौड़ता दिखा। इस दौरान उसने एक मकान पर निशाना साधा और बिना वक्त गंवाए उस पर गोला दाग दिया। इस जोरदार हमले में उस मकान का ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ गया। मकान के परखचे उड़ गए। दावा किया गया कि उस मकान को यूक्रेन के सैनिक ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रूसी फौज को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसने टैंक से वहां पर हमला कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले में यूक्रेन के 12 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि रूस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया। इधर बिहार के आरा में एक दारोगा के भाई की सरेआम हुई हत्या से सनसनी मच गई। आरोप है कि अमन नाम का वो लड़का अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था, तभी उसके सिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और दारोगा के भाई की हत्या से गुस्साए लोगों ने वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरों में एक गाड़ी के शीशे चकनाचूर नजर आए। वहां सड़क पर पत्थर और कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। यहां तक कि लोगों ने एक घर पर भी हमला कर दिया, क्योंकि दारोगा के भाई की हत्या से लोग भड़क गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि पिछले 2-3 दिनों से उसका अपने उन दोस्तों के साथ विवाद चल रहा था। इसी दौरान जब वो उनके साथ बाहर निकला तो उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसमें उसकी जान चली गई। वारदात के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। तो आपस में इनके जो है झगड़े हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। इस बीच राजस्थान के बस्सी शहर के एक होटल में तेंदुआ घुसने से लोग दहशत में आ गए। वो तेंदुआ काफी देर तक उस होटल के अलग अलग कमरों में घूमता रहा। उसके बाद एक कमरे में लगी एक टीवी पर जाकर बैठ गया। इतने में ही उस कमरे के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब उस तेंदुए ने उस कमरे की खिड़की पर लोगों को खड़े देखा तो उसने उन लोगों की तरफ छलांग लगा दी और उस खिड़की के सामने आकर गिर गया। इसे देखकर वहां खड़े लोग बुरी तरह डर गए। इसके बाद वो तेंदुआ थोड़ी देर तक उन लोगों को देखता रहा, फिर वापस उस टीवी पर बैठने चला गया। बताया गया कि वो तेंदुआ काफी देर तक उस होटल में घूमने के बाद उस कमरे में घुस गया था। ऐसे में उस होटल के कर्मचारियों ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से उस तेंदुए का वीडियो बनाने लगे। थोड़ी देर बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उस तेंदुए पर काबू पाकर उसे वहां से ले गई, जिसके बाद उस होटल के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। उधर इजरायल ने हमास के रॉकेट बरसाने वाले एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक एक रोज पहले उसी ठिकाने से रॉकेटों की बारिश की गई थी और अब इजरायली सैनिकों ने गाजा में उसे ढूंढकर बर्बाद कर दिया। बाद में हमास के उस ठिकाने पर 3 बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर भी मिले। इजरायल की सेना ने दावा किया कि ये वही लॉन्चर हैं जिनकी मदद से इजरायल को दहलाने की कोशिश की गई, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने एक रोज पहले ही इजरायल के नेतिवोत शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। हमले का जो वीडियो सामने आया था उसमें आसमान में हर तरफ रॉकेट ही रॉकेट नजर आए थे। इस हमले ने इजरायल के लोगों को 7 अक्टूबर की याद दिला दी थी, क्योंकि हमास ने उस दिन भी इजरायल के अलग अलग इलाकों पर ऐसा ही रॉकेट हमला किया था। हालांकि इजरायल ने नेतिवोत शहर पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया था। लेकिन इस हमले ने इजरायल के लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि रॉकेटों की बौछार के बाद कई शहरों में हमले की चेतावनी जारी कर दी गई थी।
जिसकी वजह से गाजा से लगने वाले इजराइल के इलाकों में एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया, क्योंकि हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद नेतिबोत शहर पर एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट छोड़ दिए थे। इस हमले की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दोबारा हमास के बड़े हमले का खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन इजराइल ने उस खतरे को जड़ से मिटाने का दावा किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने नेतिबोत शहर पर रॉकेटों की बारिश करने वाले अड्डे को मिट्टी में मिला दिया और इसके साथ ही वहां मौजूद हमास के कई लड़ाकों को भी मौत के घाट उतार दिया। और इसके साथ ही इजराइल ने गाजा के रिहायशी इलाकों में भी ऑपरेशन तेज कर दिया। इजराइल की सेना ने वहां हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार गिराने का दावा किया और इजराइल ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेड के जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। इजरायली सैनिकों ने गाजा में लगभग खंडहर हो चुके एक रिहायशी इलाके में धावा बोल दिया, क्योंकि उन्हें वहां एक मकान में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जमीन पर जंग लड़ने में माहिर माने जाने वाले गोलानी ब्रिगेड के जवानों ने उस मकान को घेर कर जोरदार गोलीबारी की। बाहर से हमले के बाद इजरायली सैनिक उस मकान में भी घुस गए। सीढ़ियों से होते हुए उन्होंने मकान की एक एक मंजिल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इजराइल ने दावा किया कि गोलानी ब्रिगेड के हमले से डरे हमास के लड़ाके उस ठिकाने को छोड़कर भाग गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। छात्रों पर दबाव कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े दिशा निर्देश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए जारी किए गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की कोचिंग नहीं दी जा सकेगी। ऐसे मामले सामने आए थे जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग भी दिलवाई जा रही थी, जिससे बच्चों पर बेवजह पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा था। कोटा में लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आने के बाद से ही कोचिंग सेंटरों पर सरकार की नजर है। नए दिशा निर्देशों में कोचिंग सेंटरों को काउंसलिंग सेंटर बनाने को भी कहा गया है। इसके अलावा पढ़ाने वालों का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, 16 साल से कम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं दी जा सकती। ये फरमान जो है ये सिर्फ कोचिंग सेंटरों के लिए, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि 10वीं तक के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जा सकती प्रतियोगी परीक्षाओं की। देखिए बिल्कुल किशोर, जो शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक 16 साल की उम्र के तक के बच्चों को नहीं दी जा सकती। और अक्सर ये देखा जाता था कि छोटे बच्चे जो 16 साल से कम उम्र के थे वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर में जाने लगते थे उनके परिजनों के जरिए। लेकिन अब इस तरीके के बच्चों को तनाव रोकने के लिए कदम उठाया गया है और कोचिंग सेंटर, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर किसी तरह से नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो बढ़कर 1 लाख तक किया जा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके अलावा भी तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का तनाव कम किया जाए, इसके लिए इंतजाम करना होगा। जो ट्यूशन जो वहाँ पर पढ़ाएंगे बच्चों को उनकी शिक्षा को लेकर कहा गया है। इसके अलावा तमाम तरह के दिशा निर्देशों में, गाइडलाइंस में बातें की गई हैं जिसका पालन सभी कोचिंग सेंटर को करना होगा। हाँ, लेकिन बस ये है कि अब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह पर ये कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा अगर कोई करवाना चाहे बच्चों को तो। विक्रांत, देखिए ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि अभी ये गाइडलाइंस तैयार हुई हैं, क्योंकि बच्चों के कई तरह से ये आवाज़ उठ रही थी कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि कोविड के बाद से देखने में आया है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, तो उसे इसके दायरे में किस तरीके से लाया जाएगा। हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि उसको भी किसी तरीके से इसके दायरे में लाया जा सके और इसे भी कंट्रोल किया जा सके, तो आने वाले दिनों में उसको लेकर भी एक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। या तो यानी ये बड़ा फैसला सरकार का, जैसा विक्रांत ने बताया, बड़ा फैसला ये सरकार का। इसमें 16 साल से कम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं दी जा सकती कोचिंग सेंटरों द्वारा। यानी 10वीं तक के बच्चों, 10वीं के बाद के बच्चों को ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग दी जा सकती है। ये क्योंकि कई लोग तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चों को भी
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो 12वीं के बाद होते हैं उनकी कोचिंग करवाने के लिए अपने बच्चों को भेज देते थे, वो अब सरकार ने उसके लिए मना कर दिया है कोचिंग सेंटरों को। इधर ओडिशा के मयूरभंज के एक स्कूल में एक हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। वो हाथी स्कूल परिसर से निकलकर भीड़ वाले इलाके में भी पहुंच गया। इससे वहां दहशत मच गई क्योंकि भीड़ वाले इलाके में घुसकर वो हाथी दौड़ने लगा। तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग उस हाथी को देखकर भागते नजर आए, लेकिन उस हाथी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वहां मौजूद लोगों के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वहां भगदड़ मच गई। वहां सड़क किनारे खड़े लोगों की तो जान हलक में आ गई। इस बीच एक पुलिसकर्मी उस हाथी को खदेड़ने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद किसी तरह उस हाथी को खाली मैदान की तरफ ले जाया गया। बताया गया कि मयूरभंज में जंगल से भटकते हुए वो हाथी पहले उस स्कूल में घुस गया और वहां चहलकदमी करने लगा। इसके बाद वो भीड़ वाले इलाके में पहुंच गया। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गए। अब खुले आंख कान रहने दो, अब खुले आंख कान रहने दो, मुल्क को सावधान रहने दो, पांव रखो जमीन पर लेकिन ख्वाब में आसमान रहने दो। 100 बात की एक बात कही यति ने, चैन से लोग हैं यहां अब तो, अपने तीखे बयान रहने दो, तुम उन्हें अनसुना भले कर दो, उनके मुंह में जबान रहने दो। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।